नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात उपचुनाव में बारीक मार्जिन तलाशनी कांग्रेस और बीजेपी की। दोनों सियासी दल बहुत उस बारीक मार्जिन को तलाश रहे हैं और उसके लिए छोटे छोटे मसलों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में माइलेज लिया जा सके विपक्षी दल पर, चाहे छोटे मुद्दों में, चाहे वो शिक्षकों के वेतन का मसला हो या फिर घोषणाओं पर सवाल उठाने की बात हो या फिर पुराने वादों की याद दिलाने की बात हो। कांग्रेस बीजेपी दोनों यही कर रहे हैं इस वक्त, चूंकि 28 सीटों पर बाई इलेक्शन के मद्देनजर हर हाल में दोनों सियासी दल एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और ये बहुत छोटी सी जो लाइन है जिससे आगे निकलने की कोशिश में हर उस मुद्दे को तौल लेना चाहती हैं, मोल लेना चाहती हैं और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी जा भी रही हैं। न केवल सभाओं में ऐसे जुबानी हमले हो रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार जो दिग्गज हैं कांग्रेस बीजेपी के वो निशाना साध रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार कांग्रेस आपको बता दें कि बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 लाख शिक्षकों को अभी तक सरकार वेतन नहीं दे पाई है। इस फेस्टिव सीजन में यानी कि त्योहारों के सीजन में भी अगर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तो ये वाकई में सवाल खड़े करता है। सरकार व्यस्त है घोषणाओं में, दूसरी तरफ जनता बेहद परेशान है, जनता बेबस है। इतना ही नहीं, घोषणाएं जो की जा रही हैं वो झूठी घोषणाएं अब पीसीसी चीफ करार दे रहे हैं। बीजेपी की घोषणाओं को, सरकार की घोषणाओं को। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए हैं कांग्रेस के वचन पत्र पर। बीजेपी कह रही कि 2018 का घोषणा पत्र ही या जो वचन पत्र था उसे ही पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस और अब तमाम दूसरे वादे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सप्लीमेंट्री वचन पत्र भी करार दिया जा रहा है। अब सवाल यह कि ऐसे में किसके वादों पर जनता भरोसा करेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बयानवीर रहे हैं, जिनके बयानों के चलते कई बार मुद्दों से भटकती रही है जो चुनावी अभियान, उन मुद्दों से भटकने के बाद अगर वास्तविक मुद्दों पर सियासी दल लौटते हैं, उन पर सवाल जवाब होता है तो जनता के लिए भी इससे राहत होगी, जनता के लिए भी इससे सहूलियत होगी। क्योंकि चुनाव के बाद पूछा जा सकेगा सवाल कि आपके उन वादों का क्या हुआ जो आपने चुनाव से पहले वादे किए थे। उन वादों पर जवाब लिया जा सकेगा, जनता सवाल पूछ सकेगी। और इसी लिहाज से आज हम इस चर्चा में इन्हीं मसलों पर बात करेंगे कि छोटे छोटे मुद्दे ठीक हैं, अच्छी बात है, ये मसले भी लौट रहे हैं चुनावी अभियानों में। दूसरी तरफ किन के वादों पर जनता भरोसा करेगी और बड़ा सवाल यह भी है कि किसको वो बारीक मार्जिन हासिल होगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों इस बारीक मार्जिन को हासिल करने की कोशिश में हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। धैर्यवर्धन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से होंगे, साथ ही रवि सक्सेना जी हमारे साथ कांग्रेस से होंगे और मेरे साथ न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, और सबसे पहले मेरे दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अनुराग, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उस बारीक मार्जिन को हासिल करने की कोशिश। सवाल यह कि यही बारीक मार्जिन, यही छोटी सी बढ़त एक दूसरे पर उपचुनाव में बहुत कुछ बदल सकती है। अनुराग। प्रशांत, देखिए ये पहली बार ऐसा उपचुनाव हो रहा है जब किसी भी सीट पर विपक्ष या सत्ता पक्ष एक दूसरे को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है और हर एक सीट पर कांटे का मुकाबला है, चाहे उम्मीदवार के चयन का मामला हो या फिर मुद्दों का मामला हो। हर एक मुद्दे को बारीकी से तलाशा जा रहा है और उसके बाद उसको तराश कर पेश भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि छोटे छोटे से मुद्दों पर कहीं माइलेज तलाशने की कोशिश में पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है, चाहे वो शिक्षा कर्मियों का मामला हो, अतिथि विद्वानों का मामला हो, किसान और रोजगार जैसे बड़े मुद्दे तो हैं, लेकिन उसके अलावा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिलने का मामला हो या फिर अतिथि विद्वानों की भर्ती नहीं हो पाने का मामला हो, उन तमाम मुद्दों को तलाशने में बीजेपी और कांग्रेस जुटे हुए हैं, जिसके जरिए उनको विपक्ष पर बढ़त हासिल हो। और यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र तैयार किया था उसमें भी इन तमाम बातों का ऐलान उसने किया था कि चाहे वो कोरोना के आपदा को लेकर हो, पेंशन शुरू करने का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो, नौकरी देने का मामला हो या फिर कोरोना संकट काल के कारण जो छोटे उद्योगों पर असर पड़ा हो उनको आर्थिक रूप से मदद देने का मामला हो। हर एक तरीके से कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि इस बार के उपचुनाव में एक एक वोट को कबाड़ा
जा सके। और यही कारण है कि दोनों ही सियासी दल इस बात की कोशिश में जुटे हैं कि किसी वर्ग को नाराज नहीं किया जाए, हर वर्ग को खुश किया जाए। और रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। रवि जी, सवाल उठाया जा रहा है, अच्छी बात है, सवाल उठाइए और जनता के सामने होने भी चाहिए, मुद्दे सामने भी आने चाहिए, लेकिन अपने किए वादों को क्यों भूल जाती है कांग्रेस भी? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं भूली है। और हमने जो वादा किया था, जो हमारा सबसे बड़ा वादा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उनका फसल ऋण माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का, उसमें हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज लगातार झूठ बोलते रहे कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और जब विधानसभा में जवाब देना पड़ा कमल पटेल को, इनके कृषि मंत्री को, तो कहा, माना, लिखित में कहा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। तो ये तो भारतीय झूठ नहीं, रवि सक्सेना जी, बार बार रहकर आप रहकर कांग्रेस किसान कर्ज माफी पर क्यों आ जाती है? किसान कर्ज माफी के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जो चर्चा में आने चाहिए। वही सबसे बड़ा आज सवाल उठाया पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कि 2 लाख शिक्षकों का वेतन अभी नहीं मिला। सबसे बड़ा बात आज अन्नदाता का सवाल है। शिक्षा कर्मियों से आप लोगों ने भी वादा किया था, आगे नहीं गिना रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य तो रखें क्या जी? वो मैं आपको धैर्य तो रखें, मैं आपको सब बता रहा हूं। और ये जो हमने वचन पत्र दिया था, ये 5 साल में पूरा करने का था, एक दिन में पूरा नहीं करने का था। 15 साल जो शिवराज सरकार केवल झूठी घोषणाएं करती रही, लोगों को भ्रमित करती रही, धोखा देती रही, छल कपट करती रही, घपले घोटाले करती रही, व्यापम जैसे भ्रष्टाचार के इतने बड़े विश्वव्यापी, जैसे कहना चाहिए, घपले और घोटाले को किया गया, जिसमें लाखों युवाओं के मध्य प्रदेश के हक को मार दिया गया। ये सारे बातों का आज जवाब शिवराज दे नहीं रहे। जो मात्र 1.25 साल चली हुई सरकार थी कमलनाथ जी की, जिसमें हमने मैक्सिमम हमारे जो वादे थे वो पूरे किए। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए करी। हमने युवाओं को 4,000 रुपया भत्ता दिया। कन्याओं के विवाह पे 21,000 से को हमने 51,000 किया। ये सब बातें कोई देख नहीं रहा है। और जैसे कहते हैं ना, अभी तो शिवराज जी जो है इतना झूठ पे उतारू हो गए कि अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री तक को झूठ बोलना चालू कर दिया। 1.25 लाख जो मकान थे उनका गृह प्रवेश करा दिया। और अभी आपने देखा होगा सारे चैनलों पे, सारी जगह, कि जमीनी हकीकत में मकान बने ही नहीं है, छतें हैं ही नहीं, दीवारें हैं ही नहीं, फर्श है ही नहीं। तो अब तो ये इतने झूठ पे उतारू हो गए शिवराज जी कि प्रधानमंत्री तक को धोखा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो व्यक्ति है जो लगातार झूठ बोलता है। रवि सक्सेना जी, और बहुत से वादे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं हुए, ये आपके नाम अच्छी बात है, लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं करनी है, आपको जनता पस्त है, आप लोग केवल प्रचार में मस्त हैं। धैर्यवर्धन जी। रवि सक्सेना जी तो कांग्रेस के वो प्रवक्ता हैं जो जोर जोर से झूठ बोलने में माहिर हैं, दहाड़ दहाड़ कर बिल्कुल रात को दिन और दिन को रात कहने में कलाबाज हैं। आप ये देखिए हम कहां झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आप भी नहीं बोल रहे, आपकी भी हमने पोल खोल करके रख दी। आप तो इतने बड़े झूठेले हैं कि आपको झूठ बोलने का पूरा लाइसेंस मिला है। आपकी तो पूरी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। आप सुनना भी सीखे, अरे आप सुनना सीखे। जो शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, रवि जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। धैर्यवर्धन जी, ना कोई प्रोविजन है, ना बजट प्रोविजन है, ना खजाने में रुपए है, और चिल्लाते घूम रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, घुटनों के बल रेंग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जनता को कब तक बोलेंगे आप लोग? सुनना भी सीखिए दूसरों को। अभी हमने 2.25 लाख रुपए धैर्यवर्धन जी की आवाज, जी धैर्यवर्धन जी की आवाज, हमने कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, मैं लौटूंगा। किसी पे आप अपना काम जी धैर्यवर्धन जी बोलिएगा। पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। हमने आवास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से दिए हैं, पर आपने क्या किया था? आपने तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा लगता है उस बजट की कमी का रोना रो करके 2.5 लाख आवास आपने केंद्र सरकार को लौटा दिए थे। अब आप बताइए बेईमान हमें कि आप? हमने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए दिए हैं। हमने किसानों के खाते में 4,000 रुपए अतिरिक्त राशि जोड़ करके उनको 10,000 रुपए तक का मानदेय पहुंचाया। हमने विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए हैं। हमने अन्य प्रकार के काम आज मोदी जी और आप जो इतनी बड़ी योजना है उस योजना को धक्का बता रहे हो।
उसके ऊपर जो है आपको शर्म आनी चाहिए। तो आप यहाँ बैठकर, मैं चाहता हूं कि डिबेट शांतिपूर्ण हो और आपके साथ मेरी मजबूरी कि आपके बराबर मुझे आकर के प्रधानमंत्री को आपने झूठ बोला है, प्रधानमंत्री जी को आपने धोखा दिया है। मेरी बारी है मुझे पास रवि जी, धैर्यवर्धन जी लौटूंगा, अनुराग भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी जी, नहीं मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी बात है कि अगर मुद्दों पर जो चुनावी अभियान है वो लौटता है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी हुई और बयानों में कई बार मुद्दों से चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों भटकते हुए नजर आए हैं। स्वाभाविक है कि अगर मुद्दों पर बात होगी तो जनता को भी पता रहेगा कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने क्या वादे हमसे किए हैं। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उपचुनाव में उतरने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने इस बात का दावा किया था कि वो विकास के मुद्दों को लेकर ही उपचुनाव में उतरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार कर रही है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। लेकिन मुद्दों के बीच में जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप और बयानों का दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है, बयान दिन ब दिन जिस तरीके से तीखे होते जा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि मुद्दों पर इस बार का उपचुनाव होगा, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में इस बात की कोशिश में राजनेता लगे हुए हैं कि खुद के कुर्ते को साफ दिखाया जाए और दूसरे के कुर्ते में ज्यादा दाग दिखाए जाए, और इसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप जो है काफी तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी को आतंकवादी करार दे रहा है तो कोई किसी को चुन्नू मुन्नू बताता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जिस तरीके की मर्यादा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव के दौरान होना चाहिए, वो नेता कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। बात जरूर की जा रही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास के मुद्दे हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के पिछड़ेपन का बड़ा मुद्दा है, मालवा निमाड़ के पिछड़ेपन का बड़ा मुद्दा है, पेयजल सिंचाई से जुड़ी हुई कई योजनाएं जिन पर बहस होने की जरूरत है। लेकिन इन मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने, किसके वचन कितने पूरे हुए, किसकी घोषणाएं कितनी पूरी हुई और किसमें कितनी पूरा होंगी, इन तरह बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहस भी की जा रही है, चुनौतियां भी एक दूसरे को दी जा रही हैं और जनता के सामने बताने की भी कोशिश हो रही है कि हमारे कुर्ते पे दाग नहीं है, सामने वाले के कुर्ते पे सबसे ज्यादा दाग है। तो बहरहाल उपचुनाव में जिस तरीके की तस्वीरें अभी निकल कर आ रही है, क्योंकि 15 दिन का अभी उपचुनाव में समय बाकी है, तो आने वाले दिनों में किस तरीके से नेताओं की भाषा का स्तर कहां तक जाता है, किस तरीके से और बयान तीखे होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रवि सक्सेना जी, बहुत साफ सी बात है कि क्या अब शिक्षकों के मसले पर आपको लगता है कि बढ़त मिल सकती है? आपको लगता है क्या कि और जो दूसरे मसले हैं जो लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, उनसे कोई बढ़त हासिल हो सकती है 28 सीटों पर कांग्रेस को बाय इलेक्शन में? नहीं, देखिए प्रशांत, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो इस प्रदेश की जनता ने पहले ही नकार दिया था। ये तो गद्दारों के दम पर सरकार बना के, उनके इस्तीफे दिला के और फिर ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ये उपचुनाव कराने की तो कोई जरूरत नहीं थी। कमलनाथ जी की सरकार को इस प्रदेश की कोटि कोटि जनता ने अपना मैंडेट दिया था, सरकार चलाने का उनको अधिकार दिया था जी। अपने मताधिकार को कांग्रेस के पक्ष में दिया था, पर इन लोगों को इन गद्दारों के दम पर सरकार बनाने की साथ बीच में बीजेपी कहती है कि 50,000 वोट हमारे ज्यादा आने वाले थे। व्यापम खुल रहा था, इनका ई टेंडरिंग खुल रहा था। आप पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। इनके जो सियासत के घोटाले थे वो सामने आ रहे थे, तो जब सारे घोटाले इनके सामने आ रहे थे तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बना के और गद्दारों के दम पर धनबल से उनको खरीदा और एक चुनी हुई सरकार को गिराया, जो मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ। पहली बार इस देश में लोगों ने देखा कि किस तरह से माफिया के लोग उनको उठा के एक होटल में बंद कर देते हैं जी, खरीद फरोख्त करते हैं, 20-20, 25-25 दिन तक मिलने नहीं देते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री जो आज चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, वो उनसे पूछिए कि कोविड में जब इस प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही थी, महामारी मची हुई थी, तब वो अपनी बोली लगवा रहे थे 35 करोड़, 36 करोड़, 37 करोड़ मंत्री पद। तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता ने यह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल, ये कहें कि कांग्रेस लगातार अपने कैंपेनिंग में इस शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रही है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बयानों की याद दिलाती है, बाटला हाउस एनकाउंटर की याद दिलाती है, 370 पर कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह के बयान की याद दिलाती है। धैर्यवर्धन जी, क्या इन मुद्दों से आपको लाभ मिलेगा?
प्रशांत जी, हम मुद्दों से ज्यादा ईमानदारी से अंत्योदय के भाव से काम करते हैं जी दीन सबही को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जी जो रहीम दीन ही लखे, सो दीन बंधु सम हुए। हमने गरीब माताओं के खाते में इस कोरोना काल में 500-500 रुपए प्रतिमाह डाले हैं। हमने 37 लाख नए लोगों को मुफ्त में अनाज मिल सके या कम पैसे पर अनाज मिल सके, उसकी चिंता अलग से की। हमने आदिवासी माताओं के खाते में 1,000 रुपए प्रतिमाह डाला है। हमने विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया है। हमने स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी है। हमने किसान को स्वाभिमान के साथ वो अपनी गर्दन ऊंची करके अपने परिवार में रह सके, उसकी पॉकेट में 2 पैसे पहुंचे, उसके लिए हमने 6,000 में अतिरिक्त 4,000 रुपए जोड़े। मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है और कांग्रेस के लोग गाल बजा रहे हैं। अभी व्यापम का इतना जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे। 15 महीनों में आपने क्या उखाड़ा, क्या किया? तो फिर अच्छी बात है ना धैर्यवर्धन जी, इतना काम किया तो काम के नाम पर वोट मांगिए। राम के नाम पर क्यों वोट मांगे जा रहे हैं? राम के नाम पर कह रहे हैं कि आप एक वोट डालिए, एक ईंट राम मंदिर में लग जाएगी। एक काम बता दो, नहीं, राम जी के और काम की कोई तुलना नहीं। देखिए, दोनों हाथों में नहीं, खरीदे, दोनों हाथों में शर्म नहीं। आनी चाहिए। सियासत जैसे धार्मिक आयोजन में भी भ्रष्टाचार किया। सियासत जैसे अरे भैया, 1 करोड़ धार्मिक लोगों का आयोजन में मुफ्त इलाज करा, भ्रष्टाचार हमें किया। आयुष्मान जी, योजना धैर्यवर्धन मिली। जी, हमें काहे को शर्म आनी जी, चाहिए? रवि जी, मैं आ रहा हूं आपके शर्म पास। आपको आनी चाहिए। आजादी के बाद से लेकर रवि जी आ रहा हूं, धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिएगा। धैर्यवर्धन जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, रवि सक्सेना जी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। हमने 1 करोड़ गरीब लोगों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराया है। शर्म हमें आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? आजादी के बाद से अब तक गरीब को गरीब बना करके रखा। कहां चले गई आपकी इंदिरा आवास कुटीर योजना? कहां चले गए 12 रुपए जो आजादी के बाद से और इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक गांव-गांव पंचायत में आपने बांटने का दावा किया? क्यों नहीं मिलती एक भी पक्की छत? क्या हुआ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो गरीबों को छत मिलने लगती? हमने 7 करोड़ आजादी की नहीं ठीक है धैर्यवर्धन जी, जी ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। रवि सक्सेना जी, जो बातें धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, ठीक है, आजादी के उस समय से जिक्र कर रहे हैं, वो उन योजनाओं का क्या हुआ? अगर वो योजना वाकई में उनको अमली जामा पहनाया जाता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती कि लाखों करोड़ों लोग बेघर हैं अभी भी। लेकिन रवि सक्सेना जी, क्या केवल घोषणाओं के लिए ही जनता से वोट लेने के लिए ही घोषणाएं होती हैं कांग्रेस की? आप जिक्र करते हैं कि 15 महीने आप लोगों ने सरकार चलाई, 5 साल आपको काम करने का मौका नहीं मिला। कम से कम 15 महीने में वो प्रोफार्मा तो नजर आता कि आप क्या करने वाले हैं। आपको नजर नहीं आया था क्या प्रशांत जी? आप तो स्वयं कहते थे कि कमलनाथ जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो कभी हुआ नहीं। मुझे गिना दीजिए, मुझे पेट्रोल के दाम कम होते हुए नजर नहीं आए, कांग्रेस सरकार के आने के बाद एलपीजी के दाम कम होते हुए मुझे नजर नहीं आए, बेरोजगारों को मुझे भत्ता मिलता हुआ नजर नहीं आया। रवि जी, आपको प्रशांत मालूम नहीं है, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। एलपीजी के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, पेट्रोल डीजल के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, कांग्रेस पार्टी तय नहीं करती है। नहीं, मैं आपके वादे की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के वादे की बात कर रहा हूं। रवि जी, अपडेट रखा कीजिए। प्रशांत जी, कांग्रेस ने जो वादे किए थे किसानों का कर्जा माफी का, वो हमने पूरा किया। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है और इस बात को विधान सर 927 वादे थे आपके वचन पत्र में। रवि जी, जी रवि जी, जी मैं ये कह रहा हूं, किसान कर्ज माफी पर आप फिर अटक गए। बीजेपी तो खैर किसान कर्ज माफी को नकारती है। मैं ये कह रहा हूं 950 के करीब आपके वचन पत्र में वादे थे। सर, किसान पर क्यों अटक जाते हैं आप? किसान कर्ज माफी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इसमें हुआ भी होगा, आपके और बीजेपी के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं और भी बहुत सारे वादे थे जो आपने किए, क्या उन्हें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी? विधानसभा के अंदर स्वीकार किया। मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, सवाल उठेगा तो सर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सवाल बीजेपी से भी उठेगा, बीजेपी भी जवाब देगी। आपके सामने आप बीजेपी का नाम लेकर जवाबदेही से नहीं बच सकते रवि जी। नहीं, जवाबदेही से ना बीजेपी बच सकती है ना कांग्रेस। प्रशांत जी सुन लीजिए मेरी बात आपकी, कि जो डॉक्यूमेंट है, प्रमाण पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है विधानसभा के अंदर, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए की,
जो बच्चियों के विवाह की राशि थी उसको 28 से बढ़ा के 51,000 किया। क्या ये काम नहीं है? क्या बेरोजगारों को 4,000 रुपया जो भत्ता दिया वो कोई काम नहीं है क्या? जी, जो हमने ठीक है महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए दिया, जो हमने एक सर्किट बनाया होम सर्किट, उसके लिए जो पैसा दिया वो कोई काम नहीं है क्या? राम पथ गमन जो हमने बनाया, क्या वो कोई ठीक काम है? ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूं, वक्त की कमी मेरे पास। क्या धैर्यवर्धन जी गरीबों इस पर के कुछ उत्थान कहना के चाहते हैं और साथ में एक सवाल भी जोड़ूंगा। धैर्यवर्धन जी, वादे तो बीजेपी ने भी बहुत किए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का वादा कहां गया सर वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में हर स्तर पर लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, हम बिल्कुल गाल नहीं बजा रहे हैं, हम ठोस काम कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी से लेकर के सिंचाई का कई गुना रकबा हमने बढ़ाया है, तमाम सारी चीजें जो नहीं, इसके बावजूद भी अभी एक रिपोर्ट आई है, हंगर जी, भारत में जो भूखों की संख्या है 194 पर देश है और उसमें मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो खराब है सर, ये आप भी जानते होंगे। इसीलिए प्रशांत जी 37 लाख नए लोग जोड़े गए हैं जिनको राशन मुफ्त में हर महीने मिल सके या रियायती दर पर मिल सके। ये इसलिए तो चिंता की है कि लगातार आबादी के बढ़ते हुए बोझ में जो जो चुनौतियां हमें दिखाई पड़ रही हैं उनका सामाजिक समाधान, आर्थिक समाधान जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अब मैं एक प्रश्न आपकी ओर भी उछाल रहा हूं, न्यूज 18 के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, कृपा करके मेरी बात को विनम्रता से सुनिए और अपने संवाददाताओं से कहिए कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब वो किसी भी विभाग के, ब्लॉक के और जिले के ऑफिस में जाकर के पूछें, जितने ठेकेदार में भूखों मरने की कगार पर आ गए थे उनका भुगतान नहीं हो रहा था, चाहे आरईएस हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचई हो या अन्य कोई विभाग हो। 15 साल और 15 महीना, 15 साल बीजेपी की सरकार, फिर 15 महीने कांग्रेस की सरकार और अब 6 महीने आपकी सरकार। माफी के साथ वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट में अनुराग से लूंगा। अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है अनुराग, मसले और मुद्दे जनता से जुड़े हों अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह कि जब अगर कोई सवाल चुभता है तो कांग्रेस हो या बीजेपी, उसे लगता है कि हम उसके विरोध में सवाल उठा रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी देना होगा। कांग्रेस भले ही कह रही हो कि 974 में से 574 वचनों को हमने पूरा करने का काम किया हो, लेकिन ये बात भी है कि बीजेपी जिस तरीके से सवाल उठा रही है उसके बाद जो है ये सवाल भी अक्सर उठकर आते हैं कि क्या वाकई में जो कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाया गया था वो उनके खातों तक नहीं पहुंची। किसान कर्ज माफी के जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे कई किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश के बाद अब वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या कहा अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है जो वादे आपने किए हैं और अगर आपको सत्ता मिलती है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जवाब तो आपको आम जनता को देना ही होगा। बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धैर्यवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद। दोपहर की बहस में बस इतना ही।